नमस्ते कुकुलियंस, मैं महेंद्र पाल शर्मा एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन वीडियो स्टडी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए देश हित में अपना योगदान दे रहे हैं। आज मैं कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए व्याकरण का प्रथम पाठ शब्द निर्माण, जिसके अंतर्गत उपसर्ग जो विषय है वो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय प्रारंभ करने से पहले हम शब्द के बारे में जान लेते हैं कि शब्द क्या है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, क्या इसकी परिभाषा है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के अलग अलग विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे राम, स्कूल, विद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा इत्यादि अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी शब्द वर्णों के संयोग से बनते हैं। किससे बनते हैं? वर्णों के संयोग से बनते हैं। तो जब हम शब्द की परिभाषा देते हैं या लिखते हैं, शब्द की परिभाषा जब हम देते हैं या लिखते हैं तो दो मुख्य बिंदु हैं जिनको हमें अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। और वो दो बिंदु कौन कौन से हैं? उसका पहला जो बिंदु है वो क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थात कहने का भाव क्या है कि भाषा में शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जब आप किसी भी व्याकरण के प्रश्न को याद करते हैं तो जब हम उसकी परिभाषा याद करते हैं ना, और परिभाषा के बाद जब हम उसका उदाहरण देते हैं तब हम जो हमारे मुख में अगर राम, श्याम, मेघ, कुर्सी इस प्रकार से कुछ शब्द लिखे हुए हैं, और जब हम उसको उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं या अपने टेस्ट में लिखते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि कुर्सी, राम, मेघ, श्याम इत्यादि शब्दों को आगे पीछे लिख देते हैं। तो ये गलत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि शब्द जो है भाषा के अंदर स्वतंत्र होते हैं, भाषा में उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये गलत नहीं होता है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। सार्थक दूसरा हमारा जो बिंदु है वो क्या है? शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है ऐसे अर्थवान इकाई शब्द कहलाती है। अन्यथा जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात अर्थ क्या है कि शब्द हिंदी के शब्दकोश में जिस भी भाषा का शब्दकोश है उसमें उसका कोई अर्थ निकले, अर्थ निहित हो। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि कमल, कलम, ये दो शब्द हैं जिनका अर्थ निकलता है। कमल का अर्थ क्या होता है? फूल, और ये कलम क्या होती है? लेखनी। ये दो शब्द हैं। अब ये हमने पहले ही जाना है कि शब्दों का निर्माण वर्णों के संयोग से होता है। इसमें 3 वर्ण है और इसमें भी 3 वर्ण, तो ये शब्द है। अब मैं इन्हीं 3 वर्णों का प्रयोग करके एक अन्य शब्द का निर्माण करूंगा। देखिए, हमने लमक, मलक, अब इन दोनों शब्दों में भी ये ही क्या है? वर्ण है। इन्हीं वर्णों का प्रयोग हुआ है इन शब्दों में भी, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
जैसे कमल का अर्थ फूल हो गया, कलम का अर्थ लेखनी हो गया, यहाँ पर लवक या मलक, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द नहीं, ये शब्द की कसौटी में नहीं आते हैं। तो शब्द की परिभाषा देते हुए हमें क्या दो बिंदु, एक शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है और दूसरा शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, इसके बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक भाषा में असीमित शब्द होते हैं, असीमित जिनकी कोई सीमा नहीं, और प्रत्येक शब्द किसी न किसी भाव को, किसी न किसी विचार को व्यक्त करता है। जैसे कुछ शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बताते हैं, जैसे राम, श्याम, कुरुक्षेत्र इत्यादि जो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द क्रियाओं को, घटनाओं को बताने वाले होते हैं, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द, एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताने वाला होता है, वो व्याकरण में विशेषण कहलाते हैं। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं व्याकरण के अंदर, और इन शब्दों का निर्माण तीन प्रकार से होता है। शब्द का निर्माण कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से। फर्स्ट इज उपसर्ग, सेकेंड इज प्रत्यय, थर्ड इज समास। ये तीन प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा शब्द का निर्माण होता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है उपसर्ग। हमारा विषय क्या है? उपसर्ग है। क्या होता है उपसर्ग? किसे कहते हैं उपसर्ग? जो उपसर्ग होता है, क्या होता है? एक शब्दांश होता है, पूरा शब्द नहीं होता है, ये शब्द का अंश होता है। शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है, जिसका अपना अर्थ होता है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन अर्थात बदलाव कर नवीन शब्द का, नवीन अर्थात नए, शब्द का समावेश करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर कहा बताया गया कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ में वो क्या कर देते हैं? उसके अर्थ को बदल देते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक शब्द है हार। शब्द क्या है हमारा? हार शब्द है। हम यहाँ पर तालिका के माध्यम से देखेंगे उपसर्ग, मूल शब्द और नवीन शब्द। नवीन शब्द देखिए, हम देखते हैं कि मूल शब्द है हार, हमने यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं लगाया है, ना कोई इससे नवीन शब्द बना है जिसका अर्थ होता है माला या पराजय। जब हम इस मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगा देते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं, तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। हमने उसकी परिभाषा में पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं कि वी उपसर्ग लगा दिया हमने यहाँ पर, मूल शब्द हमारा है हार, जो नया शब्द है वो क्या बन गया? विहार,
जिसका अर्थ हो गया घूमना, विहार करने के लिए जाते हैं, घूमते हैं, घूमना हो गया। उसके साथ ही हमने क्या किया, क्रम उपसर्ग लगा दिया। मूल शब्द हमारा यही है और नया शब्द हमारा बन गया प्रहार, जिसका अर्थ होता है घात या चोट मारना, घात करना, हमला करना, चोट मारना। उसी तरह से उपसर्ग का प्रयोग हमने किया, शब्द यही है और हमारा शब्द क्या बन गया, नया शब्द उपहार, जिसका अर्थ क्या हो गया, कोई भी हम गिफ्ट वगैरह है वो देते हैं तो ये हो। अर्थात हमने जाना कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा ना होता है, शब्द के आगे होता है, तो वो शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में क्या ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, समावेश करते हैं। ऐसे शब्दांशों को क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। अब जो उपसर्ग है हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, हमने जाना कि हिंदी भाषा में कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उतने ही जो है वो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। सबसे जो फर्स्ट है वो है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी भाषा के ही उपसर्ग, और जो तीसरा है वो है आगत या विदेशी भाषा उपसर्ग। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के उपसर्ग हैं हिंदी में, एक संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के उपसर्ग और तीसरे हैं आगत उपसर्ग यानी कि विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। अब संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22। ये वो उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से जो के हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार से है, संस्कृत भाषा के उपसर्गों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है, जैसे अधि, अधि उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, इसे शब्द बनते हैं अधिनायक, अधिपति, अध्यक्ष इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द बन जाते हैं। उसके हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, 4-5 ही उपसर्ग देखेंगे इसके। उसके बाद है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक, अत्यधिक, शब्द देख लेंगे इसके। अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत इत्यादि कुछ उदाहरण है इसके। इसके अलावा और जो है उपसर्ग वो देख लेते हैं। संस्कृत के उपसर्गों की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, संस्कृत के उपसर्गों के विषय में हम जान रहे हैं। अनु उपसर्ग है, अनु संस्कृत का उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे या बाद में आने वाला। बाद में आने वाला, जैसे हम देखते हैं कि अनुशासन शब्द है, अनु प्लस शासन से बना है अनुशासन, ठीक है। इत्यादि बहुत से ऐसे शब्द हैं। अनुशासन जो है वो शब्द आ गया, अनुकरण शब्द आ गया, अनुकरण करना, पीछे चलना, अनुशासन शासन के पीछे पीछे चलना। उसके बाद जो है उपसर्ग आ जाता है, इसका अर्थ होता है समीप भी होता है और छोटा भी होता है। अब उपगंगा, गंगा के समीप,
ठीक है। उपसचिव, सचिव से छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री होता है और एक क्या होता है, उप मुख्यमंत्री इत्यादि। इस प्रकार से 22 संस्कृत में कितने जो है वो 22 उपसर्ग है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा संस्कृत में कुछ अव्यय भी हैं जिनका प्रयोग हिंदी में उपसर्ग के तौर पर किया जाता है। वो इस प्रकार से है, उनमें कुछ इस प्रकार से है जो है जैसे अध, ये संस्कृत के अव्यय हैं। पूरा, चिर, पुनः, सह, ऐसे बहुत से जो है आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। ऐसे बहुत से अव्यय शब्द हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में तो इनका प्रयोग अव्यय के लिए होता है और हिंदी में इनका प्रयोग इसके लिए होता है उपसर्ग के भांति होता है। देखिए अब हम जानते हैं कि ये जो अव्यय है, जो संस्कृत में अव्यय हिंदी में उपसर्ग के तरह प्रयोग किए जाते हैं, इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं? अधोगति, अधोलिखित, सह, सह का अर्थ क्या होता है? साथ, सहपाठी, सहचर, सहगामी। उसके बाद पुनर् या पुनः, फिर से, पुनर्मिलन, पुनरागमन आदि। चिर, चिरायु, चिरकाल, चिरपरिचित। इस प्रकार से जो शब्द हैं, जैसे मान लीजिए चिर उपसर्ग होता है लंबे समय से, ठीक है ना। चिरायु दीर्घायु के लिए प्रयोग करते हैं। चिर परिचित लंबे समय से परिचित है। ऐसे बहुत से शब्द बन जाते हैं इनसे और इनके अर्थों में परिवर्तन ला देते हैं। आज इस वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम हिंदी के उपसर्ग और आगत अर्थात विदेशी भाषा के उपसर्गों के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।